हेलो दोस्तों, हमारे देश में विधायक या सांसद यानी कि एमएलए या एमपी बनने के बाद व्यक्ति को भगवान का दर्जा दे दिया जाता है। चाचा विधायक हैं, मामा सांसद हैं, ये कह के कई लोगों को डराया धमकाया जाता है और रोड रेज में तो सबसे ज्यादा ये वेपन काम आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी जजमेंट दी है जिससे शायद एमपी या एमएलए की जो पावर्स, प्रिविलेजेस, पोजीशंस मानी जाती थी उसमें हल्का सा डेंट पड़ा है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट क्या है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई एमपी या एमएलए घूस लेके, ब्राइब लेके कोई वोट देता है पार्लियामेंट में या कोई स्पीच देता है पार्लियामेंट में तो उसे इम्यूनिटी नहीं मिल सकती, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है। आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर जजमेंट का बैकग्राउंड और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये सुप्रीम कोर्ट क्या बताता है हमें। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। अपनी ही एक पुरानी जजमेंट को रिवर्स करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस के बेंच ने यह कहा कि अगर कोई एमपी या एमएलए पार्लियामेंट में स्पीच देता है और वोट देता है एंड दैट इज बिकॉज ही गॉट अ ब्राइब फ्रॉम समवन, देन ही कैन बी और शी कैन बी prosecuted under which law? I will come to that as well. तो इस पर्टिकुलर जजमेंट को एक रिवर्सल माना जा रहा है 1998 की पीवी नरसिम्हा राव जजमेंट से। नाम सुन के दिमाग में आया होगा कि पीवी नरसिम्हा राव का नाम तो अभी हमने सुना था, उन्हें भारत रत्न का खिताब दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर केस का बैकग्राउंड क्या है। कहानी शुरू होती है 1991 से। लोकसभा के चुनाव होते हैं और राजीव गांधी असैसिनेशन के बाद इन चुनावों को करवाया जाता है और बेसिकली आप ये देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरती है 232 सीट्स के साथ। बट जैसा कि शायद अभी तक आप जानते ही होंगे कि लोकसभा के चुनाव जीतने के लिए कम से कम 273 सीट्स चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी अकेले तो 232 लाती है, लेकिन उसके पार्टनर्स से मिल मिला के वो जैसे तैसे 272 का नंबर क्रॉस कर लेती है और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। 91 से लेके 93 के बीच में बहुत ज्यादा टर्मोइल देखने को मिलता है और इसमें 2 मेजर इवेंट्स जो है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को खतरे में डालते हैं। एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो भारत को 1991 में फेस करनी पड़ी और आईएमएफ से बोरोइंग करनी पड़ी, और दूसरा राम जन्मभूमि मूवमेंट का एक्सेलरेट होना और बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन में रिजल्ट आना। तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन होने के साथ साथ कुछ एरियाज में जो है कम्युनल वायलेंस, कम्युनल टेंशन की खबरें आने लगी और ऐसा कहा जाने लगा कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार से यह सब संभल नहीं रहा है। जुलाई 1993 को एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर अजय मुखोपाध्याय के द्वारा। लोकसभा में तब 528 मेंबर थे, तो कांग्रेस के टोटल मेंबर 251 थे 528 में से। तो पार्टी को 13 वोट एडिशनल चाहिए थे सिंपल मेजॉरिटी से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाने के लिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो पाता है और 251 वोट्स कांग्रेस पार्टी के फेवर, नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में जाते हैं और 265 वोट्स अगेंस्ट में जाते हैं। तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो पाता है तो सरकार गिरती नहीं है, मंत्रियों को रिजाइन नहीं करना पड़ता है और सरकार बच जाती है। इसका मतलब नंबर्स कम होने के बावजूद समहाउ कांग्रेस वाज एबल टू डिफीट दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब 3 साल बाद फरवरी 1996 में सीबीआई के पास एक कंप्लेंट फाइल की जाती है। उस कंप्लेंट में बताया जाता है कि बहुत सारे सांसद, बहुत सारे एमपीज जो थे उनको ब्राइब ऑफर की गई, रिश्वत ऑफर की गई लगभग 3 करोड़ की, और इन 3 करोड़ की रिश्वत के बदले अपनी पार्टी का ना होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट दिया। इसका मतलब कि घूस मिलने के बाद, ब्राइब मिलने के बाद उन्होंने ब्राइब के अकॉर्डिंगली वोट दिया कि उनको ब्राइब इसलिए मिली थी कि कांग्रेस के फेवर में वोट दिया जाए। खैर, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अंदर जो एमपीज होते हैं और एमएलएज होते हैं उनको कुछ इम्यूनिटी मिलती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है
और 3:2 जजमेंट, मतलब 3 जजेस मेजॉरिटी में और 2 जजेस माइनॉरिटी में डिसेंटिंग ओपिनियन, अलग ओपिनियन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि ब्राइबरी केसेस में एमपीज और एमएलएज होते हैं इम्यून। वो क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की अगर देखा जाए संविधान में, तो आर्टिकल 105 और 194 के अंदर आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी। क्या स्टेटमेंट है? नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट और एनी कमिटी। तो इसका मतलब पार्लियामेंट में दिए गए किसी वोट के लिए और पार्लियामेंट में दी गई किसी स्पीच के लिए आपको किसी अदालत में, किसी कोर्ट में लायबल नहीं ठहराया जा सकता, जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ध्यान देने वाली बात यह है और इंटरेस्टिंग आउटकम इस जजमेंट का यह निकल के आता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपने ब्राइब ली और ब्राइब लेने के बाद आपने उसके अकॉर्डिंगली वोट किया, स्पीच दी, तब आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो एक्शन किया उसको क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता है, और जब क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता है तो फर्दर आपने ब्राइब ली या नहीं, ये मैटर नहीं करता है। दिस इज द आर्ग्यूमेंट। बट वेरी इंटरेस्टिंगली, इफ यू टेक द ब्राइब एंड यू डू नॉट गिव द वोट, अगर आप घूस लेते हो, रिश्वत लेते हो और रिश्वत का अपना बार्गेन पूरा नहीं करते, तो आप करप्शन के अंदर, चार्जेस के अंदर फंस सकते हो। है ना बहुत इंटरेस्टिंग बात। बट आउटकम यही निकल के आता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है दैट इफ दे अपहेल्ड देयर एंड ऑफ द बार्गेन फॉर विच दे रिसीव द ब्राइब, दे आर नॉट लायबल। अगर ब्राइब लेके जिम्मेदारी से ब्राइब के हिसाब से वोट देता है तो फिर वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो ब्राइब लेता है और ज्यादा शाना बन के वोट भी नहीं देता है, तब वो करप्शन के अंदर लायबल होगा। क्यों? क्योंकि द इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम एन एक्शन डन इन द पार्लियामेंट। वोट देना या स्पीच देना, ये एक्शन वो कर रहा है तभी इम्यून है, अगर नहीं करता है तो इम्यून नहीं। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आपको यह बात भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यह कहा कि एमपीज और एमएलएस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूट किए जा सकते हैं। Any person who holds an office by virtue of which is authorized or required to perform any public duty is a public servant, and public servant are liable for criminal punishment under Prevention of Corruption Act. तो इसका मतलब एमपी एमएलए तब फंस सकता था अगर वो घूस लेता है, ब्राइब लेता है, लेकिन उसके बाद अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं करता है। एंड दिस इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट केम टू द पिक्चर इन 2014 बिकॉज झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही लीडर सीता सोरेन, इनके ऊपर आरोप लगता है कि राज्यसभा के इलेक्शन में इन्होंने वोट दिया और जो वोट इन्होंने दिया दिस वाज बिकॉज शी हैड बीन ब्राइब्ड। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो इम्यूनिटी है, मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। बट झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, इम्यूनिटी नहीं है आपके पास, वी आर डिसमिसिंग योर पिटिशन। दिस मैटर अगेन गोज टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास जब यह मैटर जाता है तो दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने खोलने पड़ते हैं और दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की एक रिक्वायरमेंट आती है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की एक रिक्वायरमेंट आती है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाया जाता है। वैसे ही 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाया गया। बट जब इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने तहकीकात शुरू की तो उसे पता लगा कि भाई साहब पीवी नरसिम्हा राव केस में ऑलरेडी एक 5 जज का बेंच कह चुका है कि आपके पास इम्यूनिटी है। तो इसके लिए अगर हमें उस जजमेंट को रिव्यू करना है और उस जजमेंट को बदलना है पॉसिबली बाद में, तो हम 7 जजेस का बेंच बिठाएंगे, 7 जजेस का बेंच बिठाएंगे और 7 जजेस का बेंच अब आपको एक नई इंटरप्रिटेशन देगा। इंटरप्रिटेशन समझने से पहले जस्ट छोटा सा रिमाइंडर कि आप 2025 के हमारे किसी भी बैच में जीएस, सोशियोलॉजी या पीएसआईआर के ऑप्शनल के बैच में एनरोल कर सकते हैं और 10% ऑफ डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट। आगे बढ़ते हैं। जजमेंट क्या कहती है? 7 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहता है कि एमपी एमएलए इम्यूनिटी प्रोसिक्यूशन से नहीं मांग सकता। नाउ ही इज नॉट इम्यून एंड द principle of stare decisis is not a rigid principle. What is the principle or doctrine of stare decisis? ये डॉक्ट्रिन कहती है कि अगर कोर्ट ने, अदालत ने कोई जजमेंट दी
तो उस जजमेंट को प्रेसिडेंट माना जाना चाहिए। और अगर सिमिलर सर्कमस्टांसेस में कोई केस अदालत के पास दोबारा वापस आता है तो पिछली जजमेंट के बेसिस पे ही आपको यह जजमेंट देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने सुबह 6 बजे एक घर में चोरी करके 50,000 रुपए चोरी किए थे और सारी सर्कमस्टांसेस सेम रहे थे तो उसको 10 साल की सजा हुई थी, ठीक है। अगर सारे सर्कमस्टांसेस सेम रहते हैं और कोई और व्यक्ति भी सुबह 6:30 बजे 10,000 उतने ही पैसे चोरी करता है तो उसके ऊपर सेम पिछली वाली जजमेंट अप्लाई होनी चाहिए इफ कंडीशंस रिमेन द सेम। बट इफ कंडीशंस चेंज यू कैन ऑल्सो चेंज एंड दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड। स्टेयर डिसाइसिस यानी कि लीगल प्रेसिडेंट का इस्तेमाल करना सिर्फ तभी तक वैलिड है जब तक सिचुएशनल या सिनेरियो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। एंड इवन इफ अगर एग्जैक्टली सेम हो भी तो भी ऐसा किया जा सकता है कि पुरानी जजमेंट को बदला जा सके। तो इट इज नॉट रिजिड कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा था तो सेम ही रहेगा, नहीं। इफ अ लार्जर बेंच रिफ्यूट्स इट कैन रिफ्यूट एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट डिड हियर। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि इस जो 1998 की जजमेंट थी जो लेजिस्लेचर्स को इम्यूनिटी देती थी वो पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर गहरा प्रभाव डाल सकती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर गहरा प्रभाव डाल सकती है और पब्लिक लाइफ में प्रोबिटी के ऊपर गहरा प्रभाव डाल सकती है। प्रोबिटी इज अ टॉपिक, प्रोबिटी इन गवर्नेंस इन योर एथिक्स एग्जाम एज वेल। तो जब भी प्रोसेसेस नॉन इंटेग्रल तरीके से, अनएथिकल तरीके से होती है, उनका जो भी आउटकम रहा हो, आउटकम रहने दो कुछ भी, लेकिन जब प्रोसेसेस एथिकल लीगल नहीं होती हैं तब प्रोबिटी को हमेशा खतरा होता है। एंड ऑल्सो इफ दिस कोर्ट अलाउड द एरर टू परपेचुएट, इफ वी डू नॉट रिकंसिडर दिस डिसीजन दिस विल कीप ऑन परपेचुएटिंग अगेन एंड अगेन। सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने रेज किया, 1998 में आपने इसलिए कहा था कि एमपीज इम्यून है क्योंकि उनके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रोच किया प्रिविलेजेस के टॉपिक को। आई एम सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रिविलेजेस हमने यूके के संविधान से उठाए हैं। यूके के संविधान में हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर होते हैं, एमपीज होते हैं, उनके पास भी प्रिविलेजेस होते हैं, लेकिन उनका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देने का रीजन अलग था, उनकी हिस्ट्री के ऊपर आधारित था। यूके की पार्लियामेंट में 17वीं शताब्दी से मोनार्च से लड़ के, राजा से लड़ के कुछ राइट्स, कुछ अधिकार अपने लिए निकाले थे। वहां की पार्लियामेंट ने बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए थे, इसलिए उन्होंने अपने पार्लियामेंट को प्रिविलेज दिए थे। लेकिन हमारी पार्लियामेंट्री स्टोरी कुछ अलग है। हमारी पार्लियामेंट्री स्टोरी में तो हमने जितने भी लड़ाई की है वो पार्लियामेंट के बाहर की है। आप समझ रहे हो, जितनी भी लड़ाई की है, जितनी भी हमने फ्रीडम मूवमेंट के अंदर ब्रिटिशर से डिमांड की है, उसका एक मेजर पोर्शन पार्लियामेंट के बाहर लड़ा गया। हाँ, पार्लियामेंट के अंदर भी किया गया बट मेजर पोर्शन बाहर। इसका मतलब यह कि हम कंपेयर नहीं कर सकते यूके के प्रिविलेजेस को अपने प्रिविलेजेस से, इसलिए हमारे प्रिविलेजेस को थोड़ा हमें नीचे पायदान पे रखना होगा, हमारे मतलब एमपी एमएलए के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये की कि अगर ब्राइबरी से इम्यूनिटी चाहिए तो कम से कम 2 चीजें तो इंश्योर करनी चाहिए, है ना। अगर आपको इम्यूनिटी मिलती है तो आपको कुछ चीजें इंश्योर करनी चाहिए। नंबर 1, क्या आपकी जो इम्यूनिटी मिली है, आपको जो ब्राइबरी से इम्यूनिटी मिली है, क्या उससे कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस इंश्योर हो रही है ना। सो इफ यू आर गेटिंग इम्यूनिटी फ्रॉम गेटिंग ब्राइब, टेकिंग ब्राइब, क्या इसकी वजह से कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस इंश्योर हो रहा है? नहीं, इनफैक्ट द ऑपोजिट इज हैपनिंग एंड आई विल टेल यू हाउ। सेकेंडली, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर डिस्चार्ज ऑफ एसेंशियल ड्यूटीज ऑफ लेजिस्लेटर। देखो भाई साहब, इम्यूनिटी क्यों मिल रही है? इम्यूनिटी इसलिए मिल रही है ताकि आप अपनी लेजिस्लेटिव ड्यूटीज को विदाउट एनी फियर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, विदाउट एनी फियर ऑफ इन्फ्लुएंस, आप निष्पक्ष होकर अपना काम कर सको, है ना। अपने लेजिस्लेटिव ड्यूटीज को निभाते हुए जो वोट देना चाहे वोट दो, जो स्पीच देना चाहते हो स्पीच दो। इसलिए इम्यूनिटी दी जाती है कि बाहर आपके ऊपर अदालत में कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जब आप घूस लेके, ब्राइब लेके क्वेश्चन पूछते हो, ब्राइब लेके स्टेटमेंट देते हो, ब्राइब लेके वोट देते हो, तो वो एसेंस खत्म हो गई आपकी इंडिपेंडेंस की, है ना। व्हेन यू आर डूइंग सच अ थिंग द एसेंस इज लॉस्ट because you are influenced by the person who's giving you bribe, and this is an undue influence, and that is why we will not allow such an immunity to exist.
आर्टिकल 105 और 194 तो इसलिए बने थे ताकि डिबेट डेलिब्रेशन फ्री माइंड से हो सके। ये नहीं कि मैंने ये कह दिया तो कोर्ट में मुझे पता नहीं क्या कह देंगे, कोर्ट में मेरे खिलाफ मानहानि का दावा हो जाएगा। इस चीज को रोकने के लिए दिए गए थे प्रिविलेजेस, इस चीज के लिए नहीं कि आपको कोई भी ब्राइब दे दे और आप कोई भी सवाल पूछे। So the purpose is destroyed when a member is induced to vote or speak in a particular manner, and that also because he has been bribed. पर्सन जो ब्राइबरी कर रहा है, ही इज ऑलरेडी कमिटिंग अ क्रिमिनल एक्ट। तो 1998 की जजमेंट में एक खराबी और क्या थी? 1998 की जजमेंट में ब्राइबरी को टिपिफाई कर दिया था। एक ब्राइब जिसको लेके आप स्पीच देते हो, वोट देते हो, वो इम्यून थी, लेकिन एक तरीके की ब्राइब जिसको लेके आप स्पीच वोट नहीं देते हो, वो इम्यून नहीं थी। तो आपने एक आर्टिफिशियल जो है बाइफर्केशन या क्लासिफिकेशन क्रिएट कर दिया गया था। अब ब्राइब ली है, उसके बाद जो मर्जी करो। द टेकिंग ऑफ ब्राइब इटसेल्फ इज अ क्रिमिनल एक्ट, सो यू कैन नॉट गेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी एज पर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एज वेल इज कंप्लीट द मोमेंट द इलीगल मनी इज टेकन। अब आप मान लीजिए आपने किसी से ब्राइब ली कि भाई तुम्हारा नंबर करवा देंगे आगे, है ना, तुम्हारा लिस्ट में जो है वो आ नहीं रहे हो मेरिट लिस्ट में, तुमको मेरिट लिस्ट में करवा देंगे। अब तुमने ब्राइब ली, मेरिट लिस्ट में उसको ऊपर नहीं कराया, तो क्या हो गया? ब्राइब ली, क्राइम कमिट किया, हो गया, ओवर। दैट सेम लॉ शुड अप्लाई टू एमपीज ऑल्सो। तो इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, लेकिन इस जजमेंट के बियॉन्ड ब्रॉडर तरीके से करप्शन को कम करने के लिए पॉलिटिक्स में हमें 3 चीजों को जरा ध्यान से समझना चाहिए और 3 चीजें आगे जाके होनी चाहिए। सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को डिलिनेट करने वाला, लिस्ट आउट करने वाला एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन कहीं पे नहीं है, उसकी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए उसकी तरफ हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए क्या पनिशमेंट मिल सकती है, उसका एग्जैक्ट क्वांटम क्या होना चाहिए, हमें डिफाइन करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान भी ब्राइबरी, करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक्शन लेने की ज्यादा पावर्स देनी चाहिए। हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रावधान है, करप्ट प्रैक्टिसेस, इलेक्टोरल ऑफेंसेस, बट उनके लिए इलेक्शन कमीशन के पास ज्यादा पावर्स पनिशमेंट की नहीं दी गई हैं। और तीसरा, पार्लियामेंट की कमिटीज को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, प्रिविलेजेस कमेटी, एथिक्स कमेटी को, ताकि इस तरीके की जो क्वेश्चंस हैं उनको पार्लियामेंट लेवल पे ही रिजॉल्व कर दिया जाए, ताकि दोबारा सुप्रीम कोर्ट को इन मैटर्स में इंटरफेयर ना करना पड़े, डिसीजन मेकिंग ना करनी पड़े। इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। आई होप आपको समझ आई होगी और नई चीजें सीखने को मिली होगी। अगर इसी प्रकार की जजमेंट्स की वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज कॉमेंट्स में मुझे बताइए। धन्यवाद और आई होप आपका दिन शुभ रहे।